नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र जैन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वेबिनार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और दिलचस्प हो भी क्यों ना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? उसे स्थापित करने के पीछे क्या कारण थे, वह क्या वजहें थी? आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र जिनकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में बेहद रुचि है। आज हमारे साथ है वैभव खंडेलवाल, विशाल वजरानी के साथ-साथ निश्चय अग्रवाल भी, जो अपने कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनके उत्तर M20 के मयंक लवानिया जी देंगे, जो एक एक्सपर्ट की भूमिका निभा रहे हैं। तो बिना वक़्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई थी, जो एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर थे। आगे जाके बहुत आंदोलन जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बड़े आंदोलनों में कांग्रेस की एक अहम भूमिका थी और कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि भारत की आजादी की नींव तब से डली जब से कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर यही सच्चाई है या फिर कुछ और भी कारण थे? कुशाग्र, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर हैं और वैभव हैं, विशाल हैं, निश्चय हैं। और अच्छा लगा सुनकर कि इन छात्रों की रुचि है पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में। आपका सवाल है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब एक नींव पड़ी। जैसा कि कुछ लोग आपने कहा, कुछ लोग बोलते हैं कि एक नींव पड़ी भारत की आज़ादी के लिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये बात सच है। एओ ह्यूम ने करी, ये भी सच है। लेकिन इसके पीछे कारण अलग थे। अगर कारण समझें तो तथ्यों को जानना पड़ेगा, इतिहास के कुछ पन्नों को फिर से उलटना पड़ेगा। अगर हम 1857 से देखते हैं तो एओ ह्यूम 1857 का जो महासंग्राम था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसमें एओ ह्यूम थे और वो इटावा में तैनात थे। इटावा में वो एक सिविल सर्वेंट की तरह मौजूद थे। उन्होंने जब क्रांति शुरू हुई 10 मई को मेरठ में, उसके बाद क्रांति जब स्प्रेड हुई तो उसके बाद आपका इटावा में जब क्रांति का बिगुल बजा और एक युद्ध हुआ, जो युद्ध होने को था, तब एओ ह्यूम उस युद्ध को लड़ने के लिए, उस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए गए भी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी सैनिक तैनात हैं, पूरे जोश में हैं, उनके संग भारत के ग्रामवासी भी थे, तो वो उल्टे पैर, एओ ह्यूम उल्टे पैर वहां से भाग गए, इटावा पहुंच गए और उसके बाद आगरा भाग कर आए। आगरा में उन्होंने 6 महीने तक शरण ली। ये सारी चीजें उनके सामने हुई, ये दृश्य उन्होंने देखे थे। 1857 का महासंग्राम ऐसा था कि हिंदुस्तान आजादी की दहलीज पर खड़ा था। कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से आजादी उस वक्त नहीं मिल पाई। तो ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से एओ ह्यूम को ये अंदेशा लगने लगा था कि भारत में कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में बड़े विद्रोह हो सकते हैं। उन्होंने खुद लिखा कि जो 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के, जो एक बहुत महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ जब युद्ध छेड़ा तो पूना जो शहर है उस पर आक्रमण कर उस पर विजय हासिल कर ली। और ये भी एओ ह्यूम ने बताया। साथ ही साथ एओ ह्यूम का मानना ये था कि ये चिंगारी कभी भी भड़क सकती है, इसलिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करना पड़ेगा जो कि एक सुरक्षा कवच, या ये कह लीजिए उनके खुद के शब्दों में एक सेफ्टी वॉल की तरह काम आए। तो वो एक सेफ्टी पाथ देख रहे थे, ना कि भारत की आजादी के लिए कांग्रेस की स्थापना करने का उनके मन में कोई विचार भी नहीं था। तो सर, जैसे आपने बताया कि एओ ह्यूम 1857 के बैटल में इंडिया में प्रेजेंट थे और इटावा में मौजूद थे और उन्होंने लड़ाई भी करी थी, और विलियम वेडरमैन ने भी यही चीज बताई है। तो फिर उन्होंने कांग्रेस को बनाने में इतना समय क्यों लिया? उन्होंने तभी क्यों नहीं बनाई? देखिए, 1857 के बाद कांग्रेस की स्थापना होती है लगभग 28 वर्षों के बाद, 1885 में। आपका सवाल यह है कि इतना समय क्यों लगा? लगातार एओ ह्यूम चेता रहे थे, बता रहे थे अंग्रेजी शासन को
कि चीजें ऐसे नहीं हो पाएंगी। अगर 1857 जैसा युद्ध फिर से हुआ, जैसे वो रिवोल्ट कहते हैं, तो अंग्रेज उसे संभाल नहीं पाएंगे। पर इसके अलावा अंग्रेज शासन खुद बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहा था, बहुत सारे उपाय ढूंढ रहा था। जैसे कि जो भारतीय और ब्रिटिश सोल्जर्स का जो रेशियो था, ब्रिटिश सोल्जर्स टू भारतीय सिपाहियों का जो रेशियो था वो 1:5 था, यानी कि एक विदेशी सैनिक के साथ 5 भारतीय सैनिक पहले रहते थे। लेकिन अब उन्होंने इस रेशियो को कम कर दिया, 1:2 के रेशियो पर उन्होंने प्रपोजल करा, उसे इम्प्लीमेंट भी करा। यानी कि अगर एक सफेद यानी कि एक यूरोपियन या ब्रिटिश सोल्जर है तो उसमें उस छावनी में 2 भारतीय अधिक से अधिक रहें। तो वो पूरा ऐसा प्लान कर रहे थे कि जो भी ब्रिटिश छावनी है वहां पर भारतीय सैनिकों की अत्यधिक संख्या ना हो। साथ ही साथ वे कई और काम भी कर रहे थे, जैसे 1872 में जो पॉपुलेशन की गणना थी उसमें उन्होंने जाति की गणना शुरू करा, जिससे कि भारत को एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत आगे विद्रोह को रोका जा सके। उन्होंने अलग अलग जातियों की गणना शुरू करा, अलग अलग धर्मों की गणना शुरू करा। साथ ही साथ ये भी देखिए कि आगे 1877, 78 और 1879 में नए नए एक्ट लाए, लगातार वो कानून ला रहे थे। जैसे कि एक कानून लाए आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को डिफेंस के पर्पस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी हथियार रखना इलीगल घोषित करा गया था और उन्हें जेल में डाल सकें इसलिए कानून आ रहे थे। संगी संग अगर आप देखें तो एओ ह्यूम उस वक्त नौकरी में थे, वो रिटायर हुए 1882 में। तो जब वो एक सिविल सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे तो एक अलग भूमिका में थे, और वहां अपनी भूमिका निभाते हुए वे कोशिश लगातार कर रहे थे कि किसी तरीके से अगर 1857 जैसा युद्ध फिर से छिड़ता है तो उसे कैसे रोका जा सके। वो अंग्रेजों से बात कर रहे थे, वॉइसरॉय से बात कर रहे थे। लेकिन 1882 में जब वो रिटायर हो गए तो वो फ्री हो गए, उनके पास समय ज्यादा था, उनके पास इस कांग्रेस जैसी एक संस्था को या एक पार्टी को बनाने के लिए पर्याप्त कारण भी थे, पर्याप्त समय भी था, इसलिए 1882 में उन्होंने ये कार्य शुरू करा। सर जैसे कि आपने बताया, जो एओ ह्यूम थे उन्होंने स्थापना कांग्रेस की एक आपने नाम दिया सेफ्टी वॉल्व करके नाम दिया, जो मैं अगर गलत नहीं हूं तो लाला लाजपत राय ने भी 1916 में अपनी मैगजीन यंग इंडिया में इसका पहली बार जिक्र किया था। तो सर मेरा सवाल ये है कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने लिखा है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसी ब्रिटिशर को छोड़ किसी भारतीय ने की होती तो जो ब्रिटिश सरकार है वो उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का गला घोट देती। तो सर हम क्या ये मान सकते हैं कि जो उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी और इंटेलेक्चुअल्स थे जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उन्होंने एओ ह्यूम को या फिर एओ ह्यूम को एक जरिया बनाया हो जिससे जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बढ़ सके और ब्रिटिश सरकार उसका गला ना घोट दे? देखिए, जैसा आपने बताया लाला लाजपत राय जी ने ये कहा है कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस का उपयोग करने के लिए उसकी उत्पत्ति कराई गई। ये बात सही है। उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम है यंग इंडिया, और ये बात उन्होंने कही भी है। लेकिन ये बात तो एओ ह्यूम ने खुद भी कही है। जब विलियम वडरबर्न की बुक है एओ ह्यूम पर, जिसमें विलियम वडरबर्न ने उन्हें एओ ह्यूम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा है, वहां पर भी इस बात का उल्लेख आता है कि जब ऑकलैंड कॉल्विन, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने जब प्रश्न चिन्ह लगाए थे तो ये बात उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने कहा था कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह ये काम आएगी। आपका सवाल आता है कि क्या इंटेलेक्चुअल्स या भारतीय नेताओं ने उनको अप्रोच करा हो जिससे कि वह आजादी की लड़ाई लड़ सकें? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड, ये विचार एओ ह्यूम का ही था। सारे सवाल एओ ह्यूम से पूछे जा रहे थे कि आप ऐसी संस्था क्यों बना रहे हैं। जैसे कि ऑकलैंड कॉल्विन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने सवालों की बौछार कर दी लगभग, और एक 20 पेज का एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा एओ ह्यूम को, जिसमें उन्होंने ये खतरा बताया कि कहीं कांग्रेस बाद में जाकर या कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे लिए खतरा बन जाए, एग्रेसिव हो जाए। क्योंकि 1888 में जब इलाहाबाद सेशन हुआ था उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा, और इतनी इसकी जरूरत भी क्या है, ये बहुत प्री मैच्योर है। तो एओ ह्यूम ने उन सारे सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया।
और कहा कि ये प्रीमेच्योर नहीं है, मैं समझता हूँ ये लेट हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे जो अपने सूत्रों से अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से जो खबरें मिल रही हैं और जो मैं खुद देख रहा हूँ वो ये है कि भारत में चिंगारी कभी भी फूट सकती है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों का यहाँ तक मानना था कि जंगल सूखा है, ऐसे में आग लग जाएगी, केवल हवा चलने की देर है। तो ये प्रीमेच्योर नहीं है, लेट है। दूसरा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, ऑकलैंड से कही कि हमने हिंदुस्तानी लोगों को जो कांग्रेस में हैं उन्हें ठीक तरीके से समझा दिया है कि जितनी हार्डशिप्स, जितनी दिक्कतें आपको ब्रिटिश राज में आ रही हैं वह उससे बहुत कम है जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और ये बड़ा हास्यास्पद था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक रिपोर्ट बनवाई उन्होंने कांग्रेस के लोगों से ही, जिसमें कंक्लूजन्स मांगे, सजेशन मांगे। उसका कंक्लूजन ये था कि कंप्लीट लॉयल्टी कांग्रेस क्वीन क्राउन के प्रति बरतेगी, यानी कि ब्रिटिश शासन के प्रति कंप्लीट लॉयल्टी का एक प्रण लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोग ज्यादातर वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, यानी कि इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, हमसे विद्रोह करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑकलैंड ने और भी सवाल करे थे जिसका सिलसिलेवार जवाब दिया। अब जैसा कि आपने बोला कि क्या हम लोगों ने ही उन्हें अप्रोच करा एओ ह्यूम को, देखिए मुझे लगता है कि अगर कोई डकैती डाल रहा है तो डकैत से ही आप थोड़ी बोलेंगे कि अपनी डकैती बंद कराने के लिए आप हमें संगठित कर दीजिए। तो ये बात बड़ी हास्यास्पद है और सबूत सामने है, विलियम बरबन का सबूत है, सारे सबूत सामने हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। सर जैसे 1894 में जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके कुछ समय बाद ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुस्तानी लोगों की होगी कांग्रेस के अंदर, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को किस तरीके से उसका यूज किया, और अगर कोई यूज नहीं था तो कांग्रेस को रद्द क्यों नहीं कर दिया? देखिए, एओ ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा और ना ही अंग्रेजों ने छोड़ा। एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई तो कांग्रेस से पहले 1885 में मार्च के महीने में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को लेटर लिखा कांग्रेस बनाने के प्रपोजल में, और पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाई गई। और इसके सेक्रेटरी कौन बने? एओ ह्यूम खुद बने। एओ ह्यूम 1885 से लेकर 1906 तक लगभग 22 वर्षों तक सेक्रेटरी बने रहे कांग्रेस के। एओ ह्यूम का देहांत हुआ है 1912 में, यानी कि जब उनकी मर्जी हुई तब उन्होंने सेक्रेटरी का पद छोड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने, एओ ह्यूम ने कांग्रेस को अपने लगभग मुट्ठी में रखा था और लगभग हाथ मरोड़ा हुआ था। आप देखिए ना, 1888 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? एक अंग्रेज, जॉर्ज ह्यूम। 1889 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वडर्बन। 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोबारा से एक अंग्रेज। 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वडर्बन। यहाँ तक कि 1889 यानी 1889 में विलियम वडर्बन जब यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उसी वर्ष इंग्लैंड में एक ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडियन ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? विलियम वडर्बन। इसमें शुरुआत में कितने लोग थे? 12 थे। 12 में से 10 कौन थे? अंग्रेज थे। वो दो लोग कौन थे जो भारतीय थे अंग्रेजों के अलावा जो इस कमेटी में थे? एक दादा भाई नेहरू जी, एक डब्ल्यू सी बनर्जी। तो जब सभी स्थानों पर, प्रमुख स्थानों पर अंग्रेज ही हैं, तो यहाँ हो क्या रहा था? जो भारत में अंग्रेज अध्यक्ष बने हुए हैं या सेक्रेटरी एवं ह्यूम बने हुए हैं, वो इंग्लैंड वाली कांग्रेस की कमेटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ रियायतें बरत दी जाएं। तो एक अंग्रेज इंग्लैंड में जो कांग्रेस की कमेटी है, एक अंग्रेज इंग्लैंड वाली अंग्रेजी कमेटी से ये दरख्वास्त कर रहा है कि कुछ रियायतें बरत दी जाएं। और ये कहा जा रहा है कि आप जो दूसरे अंग्रेज हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करिए। तो अंग्रेज ही अंग्रेज से प्रार्थना करवा रहे थे कि तुम बड़े अंग्रेज से प्रार्थना करो कि यहाँ पर कुछ सिंपथाइज करा जाए। ये एक मजाक था और मैं कहूंगा एक षड्यंत्र था। यहाँ पर भारतीयों का रोल उतना नहीं था, पूरी मुट्ठी में कांग्रेस अंग्रेजों की थी। तो फिर सर
तो फिर सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सब क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे आंदोलन जिसमें कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई, तो सर आपके हिसाब से उनका अंग्रेजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए, सवाल मेरे हिसाब का नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन हो, एक आंदोलन और हुआ जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इनका प्रभाव कितना पड़ा, यह बात तो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर रहे क्लेमेंट एटली, जो कि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बन गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अंतिम पड़ाव पर था तब वे प्रधानमंत्री बन गए थे इंग्लैंड के। और कई वर्षों बाद जब भारत आए तो बंगाल के गवर्नर ने उन्हें डिनर पे इनवाइट करा, और वहां पर पीवी चक्रवर्ती जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक सवाल पूछा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली से कि भारत छोड़ो आंदोलन का आप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर एटली ने मुस्कुराते हुए कहा मिनिमल, यानी कि बेहद कम। तो फिर चक्रवर्ती साहब ने ये पूछा कि आपने भारत क्यों छोड़ दिया, फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। एटली कहते हैं कि जो कारण उन्होंने गिनाए उसमें जो प्रमुख कारण थे, एक था नौसैनिक विद्रोह, वो उसे विद्रोह कहते हैं, हालांकि वो एक युद्ध था पूरा। दूसरा आईएनए का सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में जो आजाद हिंद फौज ने आक्रमण करा था अंग्रेजों पर, उसका प्रभाव। साथ ही साथ जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे चलना लाल किले में दिल्ली के, और उन मुकदमों की वजह से एक देश में क्रांति की लहर दौड़ी कि जो लोग भारत की आजादी के लड़े थे उन्हीं पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ घृणा का वातावरण बनता गया। नौसैनिक जो युद्ध हुआ वह भी सुभाष चंद्र बोस की थ्योरी से, सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे, आजाद हिंद फौज से बहुत प्रभावित थे। साथ ही साथ ये सारी चीजें मिलकर एक बड़ा विस्फोट करने में सक्षम थे, और हो भी रहा था। यहां तक कि ऑकिनलेक जो 1946-47 में आर्मी कमांडर थे अंग्रेजों के भारत में, कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, उन्होंने नवंबर 1945 में एक रिपोर्ट लिखी। कई सारी रिपोर्ट थी, उसमें से एक रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि एक बड़ा विद्रोह भारत में मार्च या अप्रैल में होने जा रहा है और हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मार्च अप्रैल 1946 की बात वो कर रहे हैं कि बड़ा विद्रोह होगा जिसे हम नहीं संभाल पाएंगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर स्थितियां ज्यादा खराब हो गई तो हमें यहाँ से भागने के लिए हमारे पास हवाई जहाज भी कम है। इन परिस्थितियों में फरवरी के महीने में 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ, जो कि बंबई से शुरू हुआ, और उस वक्त भारत में 88 शिप्स थी अंग्रेजों की, जिसमें 78 पर रिवोल्ट हुआ। बॉम्बे में तो सारी जो शिप्स थी और सारे जो नेवल ऑफिसर्स थे उन पर पूरा कब्जा नौसैनिकों का हो गया था, वो टीनेजर्स थे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक दूसरी जो विचार था कि अंग्रेजों से लड़कर हम जीत सकते हैं, उसी की वजह से आजादी मिली। दूसरी तरफ आप देखिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बहुत जल्दी वापस ले लिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत जल्दी वापस ले लिया गया। सॉल्ट मार्च हुआ, नमक आंदोलन, उसमें क्या मिला? क्या अंग्रेजों ने कुछ बहुत रियायत कर दी या वो छोड़कर चले गए? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें बहुत छोटी हो जाती हैं उस क्रांति को देखते हुए जो नौसेना ने करी, जो इंडियन नेशनल आर्मी ने जो काम करे, जो युद्ध लड़ा, और जो ट्रायल हुए, मुकदमे हुए, उनका जो प्रभाव पड़ा वो बेहद गंभीर था, और लगभग उसी ने आजादी दिलाई। अंग्रेज भाग रहे थे और भाग भी गए देश से। केवल इतना मैनेज करने में वो सक्षम हुए कि एक कांग्रेस का सपोर्ट लेकर उसे वो डिले करने में सक्षम हुए, और एक अपने फेवर में एक माहौल बनाने में कुछ हद तक वो कामयाब हो गए। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो वो यहाँ से भाग खड़े हुए थे, अन्यथा कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो यहाँ से जाते। तो सर जैसा कि अभी बताया गया कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ब्रिटिश के साथ साथ कई इंडियंस ने भी, पढ़े लिखे इंडियंस ने भी उसको ज्वाइन करा। लेकिन सर भगत सिंह और सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने उसको ज्वाइन क्यों नहीं करा? और सर सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस कुछ समय बाद छोड़ दी, तो क्या उन्हें कांग्रेस इस काबिल नहीं लगी कि वो देश को आजादी दिलाने में उनकी सहयोग कर सके? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। अगर आप वीर सावरकर की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।
कांग्रेस तो आजादी मांग ही नहीं रही थी। 1920 के दशक तक क्या मांगा था कांग्रेस ने? एक डोमिनियन स्टेटस, कुछ कंसेशन। एक बात यहां पर साफ साफ हो जानी चाहिए कि अगर आप क्रांतिकारी विचारधारा देखें तो चाफरेकर बंधु, जिन्होंने 1897 में दो अंग्रेजों को मारा था और एक क्रांति का बिगुल बजाया था उस वक्त, उन्होंने क्या कहा? चाफरेकर बंधु का कहना यह था, आजादी मांगने से नहीं मिलती, आजादी तब मिलती है जब हजारों नौजवान तलवार की धार पर चलते हैं। तो जो तलवार की धार पर चलने को तैयार हैं, वे रिक्वेस्ट या पिटीशन में क्यों विश्वास करेंगे? अगर आप वीर सावरकर की बात करें तो 1907 में उन्होंने भारत में जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो महासंग्राम हुआ था, उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी, और वह किताब है कि आपको भारत को आजाद कराना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से वो सहयोग क्यों मांगेंगे? और कांग्रेस भी इस बात के लिए ना सक्षम थी, ना तैयार थी कि वह अंग्रेजों से इस तरीके से लड़े जिस तरीके से क्रांतिकारी लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की आपने बात कही, वे कांग्रेस में ही थे। क्या हुआ? 1937-38 में वो चुनाव जीते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस ने उनके संग कॉपरेट नहीं करा। वो था नॉन कॉपरेशन। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, जर्मनी गए, और वीर सावरकर ने उन्हें प्रेरित करा कि आप जर्मनी जाइए, टोक्यो, जापान जाइए, वहां युद्ध बंदी हैं, वहां फौज से आक्रमण करिए। तो जिनके विचार ऐसे थे कि आजादी लेनी है और लड़कर लेनी है, वे कांग्रेस से समर्थन क्यों मांगेंगे? और कांग्रेस भी इस लायक थी ही नहीं कि उन्हें कोई समर्थन दे पाए, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से अंग्रेजों की मुट्ठी में चल रही थी। सर, क्या जिन कारणों से एहो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्या वो उनमें सफल हो पाए? आपका मैं सवाल सुन नहीं पाया। सर, जिन कारणों से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्या वह उनमें सफल हो पाए? देखिए, स्थापना इसलिए करी गई कि अंग्रेजों का शासन बना रहे, मजबूती के संग बना रहे। एक उन्हें सेफ्टी वॉल चाहिए था, एक ऐसी ढाल चाहिए थी जो समय रहते काम आ जाए, एक ऐसा संस्थान चाहिए था जो समय रहते काम आ जाए। क्या वो काम आया? मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है। अब देखते हैं, भगत सिंह को फांसी हुई जिस वक्त 1930-31 में, जब भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह उस वक्त क्रांति का मूल मंत्र बन गए थे। कांग्रेस ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि शहीद भगत सिंह की फांसी को रोका जा सके। चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने को गोली मारी, क्योंकि वो आजादी मरना चाहते थे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे, बड़े क्रांतिकारी थे। सवाल इस पर उठते हैं कि जब वो एल्फ्रेड पग जा रहे थे, उससे कुछ समय पहले वो नेहरू जी से मिले, लेकिन इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरीके से नहीं आया है। तीसरा, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या उनसे नॉन कॉपरेशन नहीं करा गया जब वे अध्यक्ष बन गए तब? चौथा, क्या अगर आप देखें कि जितने भी क्रांतिकारी थे, क्या कांग्रेस ने कभी उनके लिए ऐसा कोई कदम उठाया? जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को तो कांग्रेस के कुछ लोग टेररिस्ट भी कह देते थे। ये एक बड़ा अपमान था। तो मैं कहूंगा कि काफी हद तक अंग्रेज इसमें सफल हुए, और खास तौर से जो नौसैनिक विद्रोह बंबई से शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों के लगभग पैर उखड़ गए, वहां पर कांग्रेस की ही पहल पर अंग्रेजों ने कांग्रेस से सहायता मांगी कि आप नौसैनिकों को समझाइए या नौसैनिक विद्रोह रुकवाइए। तो कांग्रेस की पहल पर जब नौसैनिकों को ये महसूस हुआ कि हथियार हमारे पास कम है, अंग्रेजों पे ज्यादा हैं, और पॉलिटिकल पार्टी हमारा समर्थन नहीं कर रही, हम सोचते थे कांग्रेस हमारा समर्थन करेगी, उन्होंने नहीं करा। एक उदाहरण उसमें आता है कि बिलाई चंद दत्त, जो कि नौसैनिक क्रांति में एक हीरो के रूप में उभरे थे, वे उसी ड्यूरेशन में, जिस समय ये बैटल चल रही थी नौसेना में और अंग्रेजों में, उस वक्त वे अपने कुछ साथियों के साथ कांग्रेस की एक बड़ी नेता जिनका नाम है अरुणा आसफ अली, उनके पास गए थे मिलने के लिए और उनसे समर्थन मांगा था। लेकिन अरुणा आसफ अली ने ये कह दिया कि आप अपनी जो सर्विसेज की जो ग्रीवियंसेस हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आप अथॉरिटीज यानी अंग्रेजों को दीजिए, और पॉलिटिकल जो आपकी विचार हैं या जो आप पॉलिटिकली चाह रहे हैं, उसको आप दरकिनार कर दीजिए, भूल जाइए। बिलाई चंद्र ने बोला कि हम उन्हें रानी झांसी बनाने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें
ऐसा बोला कि अथॉरिटीज को अपनी केवल सर्विसेज की ग्रीवेंसेस बताइए। उन्होंने बोला है कि अरुणा असफ अली और कांग्रेस को लोग ये भूल गए कि उस समय अथॉरिटी नौसैनिक के वे क्रांतिकारी वीर थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्योंकि बंबई की सारी शिप्स तो उनके कब्जे में थी। कराची में युद्ध हो रहा था। यहाँ तक कि 18 फरवरी 1946 में जब नौसैनिक क्रांति शुरू होती है, तो उसके ठीक एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को प्राइम मिनिस्टर एटली, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में ये घोषणा करते हैं, कहते हैं कि अब हमें भारत को जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि उसका उत्तर आपको मिला होगा। सर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भारतीयों के हित में कुछ भी नहीं किया? देखिए, जैसा मैं आपको पहले कह चुका कि चाफरेकर बंधुओं ने क्या कहा कि आजादी तलवार की धार पे चल के मिलती है। वीर सावरकर ने इंग्लैंड में रहते हुए क्रांतिकारियों के को साथ लाते हुए बॉम्ब मैनुअल बनाए, जो बॉम्ब मैनुअल यहाँ कलकत्ता तक आए। खुदीराम बोस एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अंग्रेजों पर की बग्घी पर बॉम्ब विस्फोट किया। हालांकि वो सोच रहे थे कि इसमें मजिस्ट्रेट बैठे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट थे नहीं। तो ये जो क्रांति का रास्ता था कि उनके पास हथियार है तो हमारे पास हथियार होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा उनके पास फौज है, हमारे पास फौज होनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या करा था? कांग्रेस एक रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थनाएं कर रही थी, पिटीशन बोल रही थी कुछ कंसेशन के लिए। जैसे कि 1909 में मॉन्टेबिल्लो रिफॉर्म्स नाम से एक अंग्रेजों ने एक ड्रामा करा और उसमें बोला गया कि हम आपकी लेजिस्लेचर में, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उसमें कुछ सीटें बढ़ाते हैं। सीटें बढ़ा दी गई, पर कंट्रोल किसका था? वायसरॉय का। उसमें जो भारतीयों को सीट दी गई थी, जो उनका नंबर बढ़ा दिया गया था, वहां पर उन्हें बोलने का अधिकार था? नहीं था। वहां पर उन्हें वोटिंग का अधिकार था? बहुत कम था। तो जब सब कुछ उनके हाथ में था, तो कांग्रेस की डिमांड जो थी वो इतनी हल्की थी कि वो आजादी से कोसों दूर थी। ऐसा कोई आजादी का लेने के लिए या अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए ऐसे कार्य नहीं हुए, कोई क्रांतिकारियों ने करे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सेफ्टी वॉल्व के बारे में आपने सब बताया, तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो स्टार्टिंग में जब 1885 में बनी, तब ब्रिटिशर्स ने भी एओ ह्यूम को क्या एओ ह्यूम पे दबाव डाला होगा, या फिर ये एक मिलीजुली एक कॉन्स्पिरेसी थी एओ ह्यूम और ब्रिटिश सरकार दोनों की? क्या आपको क्या लगता है कि उनका हाथ शुरू से ही था? देखिए कुशाग्र, जब एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी, तो पहले इंडियन नेशनल यूनियन बनाई और इसी मध्य में वे इंग्लैंड गए और उन्होंने कई सारे ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस बारे में डिस्कशन करा, यहां तक काउंसलिंग ली। इंडिया में भी उन्होंने अंग्रेजों से काउंसलिंग ली कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ये कितना अच्छा रहेगा और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये बात तो साफ है कि सब मिला जुला राय मशवरे के बाद ही हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर एओ ह्यूम ने अंग्रेजों की सलाह से ये नहीं करा होता, या राय मशवरा नहीं हुआ होता, या एक ये मिला जुला काम नहीं होता, तो एओ ह्यूम के संग इतनी नरमाई नहीं बरती जाती। अब एग्जाम्पल लीजिए, 1859-60 में नील विद्रोह हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हुआ बंगाल में, बिहार में, और उस पर एक किताब छपी जिसका नाम था नील दर्पण, जो दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लॉन्ग ने लिखा था, जो एक आयरिश प्रीस्ट थे, यानी अंग्रेज थे। जब ये किताब छपी तो अंग्रेज सरकार ने जेम्स लॉन्ग को इस आरोप में कि आप किताब छपवा रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं, इस आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ 1000 रुपए का फाइन लगाया। उस किताब को रोकने के लिए उसे बैन करा गया। तो जब अंग्रेज एक किताब को छपने से, एक पुस्तक को छपने से जो उनके खिलाफ जा रही है, उसको रोकने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, तो एओ ह्यूम तो एक संस्था का निर्माण कर रहे थे। उनके संग वो क्या करते? ये तो कोई सोचने वाला विषय नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ मिला जुला तरीके से हो रहा था, एक स्पष्ट रणनीति के तहत हो रहा था। इसमें कोई दो राय है ही नहीं।
मुझे लगता है सर अब समय आ गया हमारे वेबिनार को समाप्त करने का। और आज के वेबिनार से मुझे लगता है ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के असल कारण क्या थे कांग्रेस के पीछे। मैं चाहता हूं बाकी छात्रों से आपके कोई और सवाल तो नहीं है ना? ठीक है, तो अब समय है आपकी विदा लेने का। धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए।